पिता ने दामाद के साथ मिलकर किया बेटी के प्रेमी का कत्ल। अपनी इज्जत और बेटी की जिंदगी बचाने के लिए सुरेश ने राजू की हत्या कर दी। राजू को पड़ोस में रहने वाली सर्वेश से प्यार हुआ तो वह हर वक्त उसी की एक झलक पाने की फिक्र में रहता था। पूरा दिन वह उसे देखने के लिए दरवाजे पर चारपाई डाले पड़ा रहता था। वह उससे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहता था। मौके तो उसे बहुत मिले, लेकिन उन मौकों पर वह अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर सका। राजू कांसीराम नगर जिले के कोतवाली खोरो गांव के रहने वाले रामवीर के छोटा बेटा था। बड़े बेटे अमर की शादी हो गई थी। शादी के बाद वह खेती के कामों में पिता की मदद करने लगा था। राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, लेकिन घर का लाडला होने की वजह से घर का कोई काम नहीं करता था। घर का कोई आदमी उससे किसी काम के लिए कहता भी नहीं था। माँ बाप के लिए वो अभी भी बच्चा था, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उनका लाडला उनकी आंखों से दूर हो। इसलिए राजू ने दिल्ली जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसे वहां भी नहीं जाने दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका लाडला बेटा अभी से किसी की गुलामी करे। इसलिए कोई काम धाम न होने की वजह से राजू दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। चारपाई पर पड़े पड़े ही उसकी नजर सर्वेश पे पड़ी थी। कोई काम धाम न होने की वजह से उसकी ओर आकर्षित हो गया था, जबकि सर्वेश को बचपन से ही देखता आया था। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर्वेश राजू के पड़ोस में ही रहने वाले सुरेश की बेटी थी। सुरेश कासगंज में मशीनरी स्टोर पर नौकरी करता था, इसलिए सुबह ट्रेन से कासगंज चला जाता था और रात को ही लौटता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी सर्वेश तथा एक छोटा बेटा नीरज था। अपने इस छोटे से परिवार को सुखी रखने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। पड़ोसी होने के नाते सर्वेश और राजू का आमना सामना होता ही रहता था, लेकिन जब से उसके लिए राजू के मन में आकर्षण पैदा हुआ, तब से सर्वेश के सामने देखने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। राजू अब सर्वेश के लिए बेचैन रहने लगा था। बेचैनी बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो एक दिन सर्वेश जब अपने दरवाजे पर खड़ी थी तो उसके पास जाकर राजू ने कहा, सर्वेश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आज शाम को तुम प्राइमरी स्कूल में आ जाओ तो मैं वह बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूँगा। सर्वेश ने बोली, जो बात कहनी है यही कह दो, अंधेरे में वहाँ जाने की क्या जरूरत है। नहीं, वह बात यहाँ नहीं कही जा सकती। शाम को स्कूल में मिलना, यह कहकर राजू चला गया। सर्वेश इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वह स्कूल में बुलाने का मकसद न समझती। वह सोच में पड़ गई कि उसका वहाँ जाना ठीक रहेगा या नहीं। वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसके मन में भी लालसा उठ रही थी कि वह स्कूल जाकर देखे तो राजू उससे क्या कहना चाहता है, वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। शाम होते होते उसने स्कूल जाकर राजू से मिलने का निर्णय कर लिया। शाम को वह प्राइमरी स्कूल पहुंची तो राजू से वहां इंतजार करता मिल गया। राजू ने उसके पास आकर कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन अब बताओ तो सही कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों। राजू ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, सर्वेश, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सर्वेश को पता था कि राजू कुछ ऐसा ही बात कहेगा, लेकिन अभी वह इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अपना हाथ छुड़ाकर बोली, यह अच्छी बात नहीं है। अगर यह बात मेरे पापा को पता चल गई तो दोनों को ही मार डालेंगे। राजू ने कहा, अब प्यार हो गया है तो मरने से कौन डरता है। तुम भले ही मुझसे प्यार न करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राजू की इस दीवानी पर सर्वेश ने हैरानी जताते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे मरवाना चाहते हो क्या। प्यार में आदमी पागल ही हो जाता है। सर्वेश, सचमुच मैं पागल हो गया हूँ। अगर तुमने माना किया तो मैं मर जाऊंगा। राजू रोता हुआ बोला, प्यार सचमुच दीवाना होता है। इसका नशा दिल और दिमाग में चढ़ने में देर कहाँ लगती है। राजू ने सर्वेश की जवान उमंगों को हवा दी तो उस पर भी प्यार का शुमार चढ़ने लगा। उसे राजू के बाद भाग गई। प्रेमी के रूप में वह उसे अच्छा लगने लगा, लेकिन उसे माँ बाप का भी डर लगा रहता था। इसके बावजूद उसने अपना हाथ राजू की ओर बढ़ा दिया। उसी दिन के बाद यह प्रेमी युगल जिंदगी के रंगीन सपने देखने लगे। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में मिल लेते। इन मुलाकातों में दोनों साथ साथ जीने मरने की कसम खाने लगे थे। धीरे धीरे मुलाकातों में दोनों इतने करीब आ गए कि उनके शारीरिक संबंध भी बन गए। सर्वेश जानती थी कि उसके माँ बाप उसकी शादी किसी अच्छे परिवार के कमाने वाले लड़के से करना चाहते हैं, जबकि राजू कोई काम धाम नहीं करता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसलिए किसी दिन एकांत में मिलने पर उसने राजू से कहा, राजू, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो अपने पिता की खेती संभालो या फिर कोई नौकरी कर लो, तभी हमारे घर वाले मेरे साथ तुम्हें देख सकते हैं।
गांव में कोई नौकरी तो थी नहीं, खेती वह कर नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, सर्वेश मैं तुमसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता, खेती मुझसे हो नहीं सकती, लेकिन तुम कह रही हो तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। राजू और सर्वेश अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचा पाते उसके पहले ही लोगों की नजर उन पर पड़ गई। गांव के किसी आदमी ने दोनों को एकांत में मिलते देख लिया। उसने यह बात सुरेश को बताई तो घर आकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने पत्नी को भी डांटा और सर्वेश को भी। उसने सर्वेश को चेतावनी भी दे दी, अब तुम अकेले नहीं कहीं जाओगी। सुरेश जानता था कि बेटी इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए खाना खाकर वह पत्नी मोहिनी के साथ लेटा तो चिंतित स्वर में बोला, मुझे लगता है अब हमें सर्वेश की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे। मोहिनी ने कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ, आप लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए, सारा झंझट अपने आप खत्म हो जाएगा। सुरेश ने रामवीर से भी कहा था कि वह राजू को सर्वेश से मिलने से रोके। गांव का मामला था, इसलिए रामवीर राजू को डांट फटकारा ही नहीं, गांव के लड़कों के साथ दिल्ली भेज दिया। ये लड़के पहले से ही दिल्ली में रहते थे। उन्होंने राजू को भी दिल्ली में नौकरी दिलवा दी। राजू दिल्ली चला गया तो सुरेश को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि राजू के वापस आने से पहले वह अगर सर्वेश की शादी कर दे तो ठीक रहेगा। किसी रिश्तेदार की मदद से उसने अलीगढ़ के बरतौलिया गांव में रहने वाले डोरीलाल के बेटे भूरा से सर्वेश की शादी तय कर दी। डोरीलाल का खाता पीता परिवार था। बेटा भूरा गुजरात में रहता था। सुरेश का सोचना था कि शादी के बाद भूरा सर्वेश को लेकर गुजरात चला जाएगा तो वह पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएगा। यही सब सोच के सुरेश ने सर्वेश की शादी भूरा से कर दी। सर्वेश की शादी की जानकारी राजू को हुई तो पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सर्वेश ने कसम तो उसके साथ जीने मरने की खाई थी, फिर उसने दूसरे से शादी क्यों कर ली। प्रेमिका की बेवफाई पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद उसका मन नौकरी में नहीं लगा और वह नौकरी छोड़कर गाँव आ गया। राजू का आना माँ बाप को बहुत अच्छा लगा। अब उन्हें चिंता भी नहीं थी क्योंकि सर्वेश की शादी हो गई थी, लेकिन राजू काफी तनाव में था। वह सर्वेश से मिलना चाहता था, लेकिन वह ससुराल में थी, इसलिए तनाव कम करने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। कुछ दिनों बाद भूरा अपनी नौकरी पर गुजरात चला गया तो सुरेश सर्वेश को ले आया। राजू को सर्वेश के आने का पता चला तो वह उससे मिलने की कोशिश करने लगा। चाह को राह मिल ही जाती है। राजू को भी सर्वेश मिल गई। सुरेश अपनी नौकरी पर कासगंज चला गया था तो मोहिनी दवा लेने डॉक्टर के पास चल गई थी। उसी बीच सर्वेश ने राजू को गली में जाते देखा तो घर के अंदर बुला लिया। अंदर आते ही राजू ने कहा, तुम बेवफा कैसे हो गई सर्वेश? मैं बेवफा कहाँ हुई? बेवफा होती तो तुम्हें क्यों बुलाती? मेरी मजबूरी थी, इसके भरोसे में विरोध करती। तुम दिल्ली में थे और तुम्हें संदेश देने का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। भूरा से शादी करके मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। राजू ने कहा, अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, पहले मैं काम धाम की व्यवस्था कर लूँ, उसके बाद तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले चलूंगा। सर्वेश को राजू पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उसकी यह बात भी मान ली और मौका निकालकर उससे मिलने लगे। उनके इस तरह एकांत में मिलने की जानकारी सुरेश को हुई तो वह परेशान हो उठा। शादीशुदा बेटी पर वह हाथ भी नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि बात खुल जाती तो उसी की बदनामी होती है। दामाद गुजरात में था, वह चाहता था कि दामाद सर्वेश को अपने साथ ले जाए। उसने यह बात भूरा से कही भी। तब भूरा ने कहा, बाबूजी मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं पत्नी को अपने साथ रख सकूं, इसलिए सर्वेश को अभी वही रहने दो। सुरेश दामाद को असली बात बता भी नहीं सकता था, लिहाजा इज्जत बचाने के लिए वह सर्वेश को उसकी ससुराल पहुंचाया। लेकिन इससे भी उसकी परेशानी दूर नहीं हुई, क्योंकि राजू सर्वेश से मिलने उसकी ससुराल भी जाने लगा। ससुराल में पति नहीं था, इसलिए सर्वेश का जब मन होता मायके आ जाती। मायके आने पर सुरेश सर्वेश पर नजर तो रखता था, लेकिन वह राजू से मिल ही लेती थी। इसी का नतीजा था कि एक रात सुरेश ने छत पर सर्वेश को राजू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। सुरेश को देखकर राजू तो भाग गया, लेकिन सर्वेश पकड़ी गई। वह उसे खींचता हुआ नीचे लाया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। सुरेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी बेटी को राजू से मिलने से रोके। उसने उसकी शादी भी कर दी थी, इसके बावजूद सर्वेश ने उससे मिलना बंद नहीं किया था। काफी सोच विचार कर सुरेश भूरा के आने का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि एक न एक दिन दामाद को बेटी की करतूत का पता चल ही जाएगा, तब वह सर्वेश को छोड़ भी सकता था। ऐसे में सर्वेश की जिंदगी तो बर्बाद होती ही, बदनामी भी होता।
इसलिए उसने सोचा कि वह खुद ही दामाद को सब कुछ बताकर कोई उचित राय मांगे। इसके बाद भूरा गांव आया तो उसने कहा, बेटा भूरा गांव का ही राजू सर्वेश के पीछे पड़ा है। मैंने कई बार उसे समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। भूरा ने कहा, इस तरह बात करने से काम नहीं चलेगा, इससे हमारी ही बदनामी होगी। मैं इस कांटे को जड़ से खत्म कर देना चाहता हूँ जिससे सर्वेश और तुम चैन से जिंदगी जी सको। सुरेश ने कहा। भूरा को भी ससुर की बात उचित लगी। फिर दोनों ने राजू को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत भूरा सर्वेश को ले आकर अपने गांव चला गया। एक सप्ताह बाद खोरो थाना प्रभारी राम अवतार कर्नल को बांध के पास एक कंकाल के पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच गए। कंकाल के पास एक बनियान और पैंट पड़ी थी। उन्हें याद आया कि 7 दिन पहले राजू के चाचा फूल सिंह राजू की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उन्होंने सूचना देकर फूल सिंह को वहीं बुला लिया। कंकाल से तो कुछ पता नहीं चल सकता था। उसके पास पड़े पैंट को देखकर फूल सिंह ने बताया कि यह पैंट उसके भतीजे राजू की है। फूल सिंह ने राजू की हत्या का संदेश सुरेश पर व्यक्त किया था। उसने पुलिस को वजह भी बता दी थी कि राजू के संबंध उसकी बेटी सर्वेश से थे। थाना प्रभारी ने सुरेश को बुलाने के लिए सिपाही भेजा तो पता चला कि वह घर पर नहीं है। वह दामाद के साथ गुजरात चला गया था। इससे पुलिस को विश्वास हो गया कि राजू की हत्या करके सुरेश गुजरात भाग गया था। कपड़ों के अनुसार कंकाल राजू का ही हो सकता था, लेकिन पक्के सबूत के लिए उसकी डीएनए जांच करानी जरूरी थी। डीएनए जांच के लिए हड्डियां विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेज दी गई। रिपोर्ट आने से पहले राम और कर्नवाल का तबादला हो गया। उनकी जगह पर आए सुरेश कुमार। जनवरी महीने में डीएनए रिपोर्ट आई तो पता चला कि वह कंकाल राजू का ही था। पुलिस को सुरेश पर ही नहीं, उसके दामाद भूरा गंगा सिंह और रूप सिंह पर भी संदेश था, क्योंकि ये सभी उसी समय से गायब थे। संजोग से उसी बीच गंगा सिंह गांव आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने राजू की हत्या का सारा राज उगल दिया। गंगाराम ने बताया कि 1 अक्टूबर के शाम को राजू ने भूरा को शराब और मुर्गे की दावत के लिए बुलाया था। उस दावत में राजू को इतनी शराब पिला दी गई थी कि उसे होश ही नहीं रहा। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बांध पर ले जाया गया, जहां उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। सिर को नहर में फेंक दिया गया, जबकि धड़ को बांध के पास ही छोड़ दिया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने गंगा सिंह को अदालत में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मोहिनी से फोन कराकर सुरेश को बहाने से गाँव बुलाया और उससे भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी राजू की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसका कहना था कि इज्जत और बेटी की जिंदगी बचाने की खातिर उसने यह कदम उठाया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। भूरा और रूप सिंह पकड़े नहीं जा सकते थे। शायद उन्हें गंगा सिंह और सुरेश के पकड़े जाने की जानकारी हो गई थी, इसलिए पुलिस के बहाने से लाख बुलाने पर भी वे गाँव नहीं आए। दोनों गुजरात नहीं कहीं छिपे हैं। सुरेश ने जिस इज्जत को बचाने के लिए यह कदम उठाया, राज खुलने पर इज्जत तो गई ही, सब के सब जेल भी पहुंच गए। बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हुई। एक तरह इसे नासमझी ही कहा जाएगा। अगर वह चाहता तो किसी और तरीके से इस मामले को सुलझा सकता था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना।